क्यों? सारी आती है? आ ही नहीं सकती? दो ही काम है, या तो आती है या आ सकती नहीं। जीडी के पेपर में हिंदी ले रखी है, वो तो पेपर भी हो गया फिर। आपकी शिफ्ट रहती है अभी, उसके बाद से इंग्लिश लगाओगे फिर। जाओ, जा बेटा। कि नहीं, और भी दो चार को जाना है तो चले जाइए, क्योंकि 12 बजे तक मैं ही खड़ी हूँ फिर। हाँ, किसी को पानी वानी पीना है तो 5 मिनट का वो भी ब्रेक अभी कर लो। फिर 12 बजे तक मैं ही खड़ी हूँ। हाँ, पानी पी लो, वॉशरूम जाना है जाए आओ। सही 11 बजे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। 11 से 12 1 घंटा। ठीक है फ्रेंचाइजी वाले बच्चों, आप भी काफी देर से बैठे होंगे, पानी वानी पी लो। आज मैंने डबल लेक्चर अरेंज करवाया था क्योंकि इस वीक आपके बैच में क्लास नहीं लग पाई थी। जतिन, कॉमन बैच में और एलीट बैच में जिसमें सारी किताब है ना, वो वाला लगाया करो। ये तो हम इनको ऑलरेडी देते हैं, और इस पे ये अभी फोकस नहीं करेंगे जब तक नौकरी नहीं लग गए। इनके काम आएंगी टॉपिक वाइज ग्रामर या वो कैब की किताबें। और जादू ठीक ठाक? पड़ोसी से पूरी गुटरगू कर रहा है, मेरे से इतनी बात नहीं करता तू, कभी क्या चक्कर है? पर्सनल, ये शब्द इतना सही हमने सीख रखा है, कोई भी कुछ भी किसी को ना बताना हो ना, फट से बोल दो पर्सनल। इंग्लिश के दो चार शब्द तो बड़े सॉलिड हैं, जैसे सॉरी, मारो थप्पड़ सॉरी, मारो घुसा लात, और सॉरी। और कुछ ना बताना हो, छुपाना हो, पर्सनल है। इमोशनल टाइप का पर्सनल है। ये भी एक तरीका है तुम्हारी उम्र के बच्चे का बोलने का, इमोशनल टाइप का पर्सनल, ताकि टीचर फिर पीछे ही हट जाए, रहने दो भाई, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। तुम जितना खुल के अपने दोस्तों से बात करते हो, तुम ये भूल जाते हो कि दोस्त उतना अनुभवी नहीं है कि वो तुम्हारी समस्या को समझ के उस लेवल पे आंसर दे पाए। वो भी तुम्हारे जैसा ही तो है। बस तुम्हें डर ये नहीं होता कि ये डांटेगा नहीं, कूटेगा नहीं, बुलाने नहीं देगा, इस चक्कर में तुम उसे कह देते हो। माँ बाप या टीचर को बताओ, क्लास में टोक देगा, तू ही था ना वो सड़क पे, है ना? तो टीचर भी यूं कर देते हैं और माँ बाप भी एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए तुम उनसे पीछे हटते हो। तो कारण भी ये है। पर ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, इतना भी बहुत है। नहीं तो बहुत सारे तो अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं, फिर छतों से छलांग लगाते घूम रहे हैं। तो उससे बेहतर तो ये भी है कि अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बात ही कर ली, मन हल्का हो गया, है ना? हाँ ना तो कर दो मूर्तियों। ना हाँ करते हो ना ना करते हो। टीचर गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देते, टीचर कह रहा है बाय बच्चों, तो हाँ ठीक है। हाँ यही बात, मुंह भाई लिखाई जाए, यही तो बात है। तो टीचर बाय कर रहा है, बाय बोलो, गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोलो, कोई समस्या पूछ रहा है, समस्या बताओ। शर्मा शर्मी में रखा क्या है? कुछ नहीं रखा है, शर्माने से बस रिश्ता पक्का होता है और कुछ नहीं होता। घर में जब रिश्ते वाले आए तब खी खी करके हंसना थोड़ी होता है, मुंह में समोसे थोड़ी ठूस के बैठ जाओगे। लो देख लो भाई मेरे खाने का टैलेंट। वहां तो तुम शरीफत, अपनी पूरी शराफत दिखाओगे, एकदम सीधा गाय जैसा। लड़का भी गाय जैसा हो जाता है वहां तो। लड़की लड़की नहीं, लड़कों का जेंडर भी परिवर्तित हो जाता है, गाय जैसा शरीफ सा सूधा सा लड़का, सुधा, है ना? तो ये हमारे माँ बाप ही सिखाते हैं, गलती तुम्हारी भी नहीं है। ओए नकलियों, चुप हो जाओ दोनों। पढ़ने वाला बच्चा, डिस्टर्ब ना करो। अगली बार बात करे तो सिर्फ आप ऐसे मुड़ के घूर देना, मैं फूक मारूंगी, उड़ जाएंगे दोनों। ये पानी पीने गए हैं, नहाने तो नहीं लग गए? फिर तो बैग चुराने में मजा ही आ जाएगा। कितने सारे बच्चे, एक बच्चे का बैग पिछले 2 ढाई महीने से रखा है। मेरे ख्याल से उसने नया बैग खरीद लिया भाई साहब ने, उसने मेरे सामने आना पसंद ही नहीं किया कि सामने जाऊंगा भाषण देगी, छोड़ बैग ही छोड़ दे तू, 200 रुपए का बैग ही नया ले लूंगा मैं। मैंने तो ये भी नहीं देखा है उसके बैग में किताबें और है क्या क्या, कुछ भी नहीं पता मुझे, ना खोला। पर बैग रखा है मेरे पास, हर 10 दिन में ये आता है, मैम वो बैग अभी भी रखा है, कोई लेने नहीं आया। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बना दी। भाई एक बच्चे का बैग यूं 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 यूं, बच्चे का फोन छूट जाए 2 सेकंड में वापस आएगा, बैग छूट जाए कोई अता पता लेने वाला ही नहीं है। इस पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, इस अनुभव को शेयर कर चुकी हूँ।
अभी भी कुछ प्राणी वापस आने रहते हैं। 11 बज गए हैं तो मैं शुरू हो जाऊं, बाकी रिकॉर्डेड देख लेंगे बीच में आके। आपके बैच के सिलेबस को मैंने 0 से शुरू कर दिया था और लगभग 2 क्लास या 3 मैक्सिमम क्लास अब तक ली हैं। पहली क्लास में मैंने बात की थी वर्ड स्टाइल, वर्ड्स को पेपर में पूछने का स्टाइल। दूसरे में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था सेंटेंस, उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स। और शायद आज फिर तीसरी क्लास है जिसमें मैं प्रेडिकेट पे लास्ट क्लास खत्म करके वर्ब और ऑब्जेक्ट शुरू करने थे। मुझे इतना सा याद है, क्या मुझे सही याद है? सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था, प्रेडिकेट का मीनिंग बता दिया था। बेसिक से ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो 0 पढ़ा रही हूं फिलहाल। सेंटेंस या वर्ड स्टाइल पेपर में सीधा क्वेश्चन नहीं बनाते। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं नाउन के, वर्ब के, नरेशन के, प्रेपोजिशन के। जिस दिन सिलेबस रीस्टार्ट किया था आप सबसे पूछा था कि कैसे चाहते हो, आप सबने चाहा था 0 से। तो इंग्लिश के 0 में आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स। पहला क्या है? वर्ब, और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज आज की क्लास की बोर्ड पे लिख रही हूं, फ्रेंचाइजी ऐप ऑफलाइन, तीनों की नजरें सामने, कान मेरी तरफ। वर्ब इंग्लिश में उस चीज को कहते हैं जो काम का होना दिखाए। जहां पर भी आप काम, हाँ हिंदी में क्रिया कह सकते हो, जहां पर भी आप काम को करता या होता हुआ दिखाते हो। जैसे मैं क्लास पढ़ा रही हूं, पढ़ाना वर्ब है, तो वर्ब को पढ़ाने के सेंस में क्या कहा जाता है? एक्शन। क्योंकि एक्शन उन चीजों को कहते हैं बेटा जो होती हुई दिखाई देती हैं। खाना खाते हुए आप दिखते हो, सोते हुए आप दिखते हो, आते हुए, जाते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए, ये सब काम हमें दिखाई देते हैं। और हर वो काम जो दिखाई देता है उसे ग्रामर में एक्शन कहा जाता है, और एक्शन को ही दूसरी भाषा में मेन वर्ब कहते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं बच्चों जो सेंटेंस में आ तो जाती हैं पर काम का होना नहीं दिखाती। सेंटेंस में आ गई पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो उन वर्ब्स को स्टेट यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इंग्लिश इस्तेमाल करती है। तो वर्ब का सीधा सा मतलब क्या हो गया? सेंटेंस में होने वाला काम। जो भी काम आप इंग्लिश के सेंटेंस में दिखा रहे हो, बता रहे हो, कर रहे हो, उसी को इंग्लिश ने क्या कह रखा है? वर्ब कह रखा है। अब ये जो वर्ब में काम होता है, उस काम का असर जिस पे पड़ता है ना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे बच्चे को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट का मतलब लाइन के शुरू में और ऑब्जेक्ट का मतलब लाइन के लास्ट में, जबकि दोनों का ही मतलब ये नहीं होता। सब्जेक्ट में आपको अच्छे से बता चुकी हूं, तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि सेंटेंस के लास्ट में है, यानी कि पक्का ही वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने कह दिया ही इज गोइंग, तो गोइंग ऑब्जेक्ट थोड़ी बन जाएगा। गोइंग क्या है? वर्ब है, भले ही सेंटेंस के लास्ट में हो। तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई देता है। बोलो ये लाइन मुंह से, जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई देता है। आपके खाने का असर दिखता है आपकी बॉडी पे, आपके पेट पे, आपकी एनर्जी पे, इसलिए खाना एक वर्ब है। और जो खाना आप खा रहे हो, प्लेट में जो भोजन है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मेरे पढ़ाने का असर आप पे दिखता है, बेंच पे नहीं। सामने 2 चीजें हैं, आप और बेंच हो, पर मेरे पढ़ाने का असर किस पे दिख रहा है? आप लोगों पे, ना कि बेंच पे। तो आप ऑब्जेक्ट हो, ना कि बेंच। तो वर्ब जिसे प्रभावित करती है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब जिसके ऊपर असर दिखाती है उसे इंग्लिश क्या कहती है? ऑब्जेक्ट कहती है। सब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लास में सुना था, किसी का छूट गया हो तो रिकॉर्डेड सुन लेना। वर्ब क्या होता है? सेंटेंस के अंदर होने वाला काम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस काम का असर जिस पे दिखाई दे। आपने नोटबुक फाड़ी तो फाड़ना काम हो गया और नोटबुक ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि आपके फाड़ने का असर किस पे दिख रहा है? नोटबुक पे। आपने दीवार को पुश किया, आपने दीवार को मुक्का मारा, किस पे असर दिखा? दीवार पे, तो दीवार ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना आई किक्ड, आई पंच द वॉल, तो वॉल ऑब्जेक्ट
नहीं है, क्योंकि आपके किक या पंच का, आपके किक या पंच का वॉल पे असर नहीं दिख रहा फिलहाल। हालांकि मूवीज में दिखाते हैं ऐसे, हीरो टकराया भी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है तो वहां असर दिख रहा है, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो जब असर दिखे ऑब्जेक्ट है, असर ना दिखे तो ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्ट और, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर वर्ब का असर नहीं दिखता है। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाऊं, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। बेसिक सा सेंटेंस लिखा है, सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है? है। कुछ बच्चे कह रहे हैं है, और कुछ सिर्फ घूर रहे हैं मुझे, और दो या तीन मुंडियां ऐसी हैं जो यूं हिल रही हैं, मुंह से वो भी नहीं बोल रहे नहीं है, इस वजह से नहीं है, और कुछ तो घूरे ही जा रहे हैं। घूरने का ही काम है बस उनका। सांकेतिक भाषा का उपयोग क्लास में नहीं चलेगा भाई। बोर्ड पे देखो ध्यान से। उसने कहा यू आर गोइंग टू स्कूल। आप सब स्कूल गए हो, सारे ही गए हो। कभी ऐसा हुआ आपने स्कूल में पैर रखा, स्कूल के धरती में तरेड़ आ गई, धरती फट गई, बिल्डिंग थर थर कांपने लगी, प्रिंसिपल भागता हुआ आया, आपका इंतजार था? हुआ कभी ऐसा? एक के भी साथ हुआ हो बताओ? आपने दिल्ली में कदम रखा, दिल्ली की धरती हिल गई, पूरी सरकार गिर गई, ऐसा हुआ कुछ? नहीं हुआ। तो क्या आपके जाने का स्कूल पे कोई असर हुआ? दिल्ली में कोई असर हुआ? वेटिकन पे असर हुआ? तो हमारे जाने से बिल्कुल क्लियर तौर पे हमें दिख ही नहीं रहा कि कोई असर हुआ या नहीं हुआ, तो इस लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं था। और अगर था तो वो डायरेक्ट नहीं था, उसे क्या कह सकते हो? क्योंकि जिस वर्ब पे असर दिखे वही तो डायरेक्ट है, असर नहीं दिखे तो कौन सा है वो? इनडायरेक्ट है। अब मेरे स्कूल जाने का स्कूल पे कोई असर नहीं दिखेगा, इस वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक सीधा सा निचोड़ बता रही हूं, ध्यान से सुन लेना। गो और कम वर्ब के साथ हमेशा ही इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि कहीं जाने या आने से सीधा असर उस चीज पे दिखाई नहीं देता, जबकि स्लैप, किक, पुश, इनका सीधा असर अगली चीज पे दिखाई देता है। तो इस वजह से स्लैप का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि थप्पड़ का असर दिखता है, मुक्के का असर दिखता है, किक का असर दिखता है। अब कोई फुटबॉल खेल रहा है तो बॉल पे असर दिख रहा है ना भाई, हर सेकंड हर मिनट असर दिख रहा है। तो किक के पास अपना ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल। किक शब्द के पास अपना ऑब्जेक्ट है क्या? फुटबॉल, क्योंकि किक का असर सीधा सीधा दिख रहा है फुटबॉल के ऊपर। और जब असर सीधा दिखे तो कह देना ऑब्जेक्ट है, जब असर सीधा ना दिखे तो आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? जिसके बारे में कुछ कहा। वर्ब क्या हुई? जो सेंटेंस में काम हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई दिया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके ऊपर वर्ब का असर। तीनों बात समझ आई? सबको आ गई? श्योर हो? एक को भी कंफ्यूजन है? दो को? कोई तीन को? किसी बेंच को कंफ्यूजन हो? सारा क्लियर? टोपी वाले बच्चे बताना तीनों बात बेटा। आप ही हो, नीली नीली टोपी। उम्र बड़ी कम लग रही है, 18 साल का है क्या? अभी अभी 12वीं पास हुई है, तो बहुत ज्यादा सीरियस तो आप नहीं होंगे, पर फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तीन बातें बताई, क्या वो आप मुझे बता सकते हो? नहीं बताओगे तो मुर्गा बनाऊंगी क्लास में, क्योंकि छोटे बच्चे तो मुर्गे बनते हैं। स्कूल से आदत होती है कान पकड़ने की, मुर्गा बनने की, हाथ ऊपर गए खड़े रहने की, ग्राउंड के चक्कर लगाने की, होती है ना आदत। हाँ भी भर रहा है। अरे बेटा तीन ही तो बात बताई है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बता दे फटाफट। हिंदी में बता, इंग्लिश में भी नहीं पूछती, ना इंग्लिश बोलती ना चाहती, समझ देती हूँ बस, समझ बता दे क्या है। नहीं बना रहा तेरी वीडियो, डोंट वरी, मेरी बना रहा है। बोलो। इंतजार कर रही हूं मैं। नाम क्या है आपका? साहिल, बैठ जाओ। आप कोशिश करो, ब्लू शर्ट।
तीन बातें बताई हैं, तीनों बताओ मैंने क्या कहा। सब्जेक्ट मैंने किसे कहा, वर्ब मैंने किसे कहा, ऑब्जेक्ट मैंने किसे कहा। नजरें चुरा रहा है, नहीं आता, कम से कम मुस्कुरा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बैठ जाओ, नहीं तो गुस्से से घूरने लग जाते हैं बच्चे, और इसीलिए मुझे ये खड़ूस बुलाते हैं कि मैं पूछती हूँ। लास्ट बेंच पे तीन बातें बताई हैं बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बताओ क्या बताई हैं। शाबाश, शाबाश। मेरे उस कार्य का जिस पे असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सपोज आप क्या कहीं आप होमवर्क का कुछ लिख रहे हो, चलो आप सब्जेक्ट हो, लिखना वर्ब है, और जिस चीज पे लिख रहे हो, क्योंकि वो नोटबुक भर जाएगी, यूज में नहीं आएगी, फिर उस पे असर दिखेगा, असर दिखेगा तो नोटबुक को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल ऑब्जेक्ट है, आप खेल रहे हो, खेलना वर्ब है, और आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। इतना ही तो बताना था बस भाई, काम को करने वाला, बात को करने वाला सब्जेक्ट होता है, जो वो काम करता है वो वर्ब होती है, वर्ब का असर जिस पे दिखे वो ऑब्जेक्ट होता है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। झूठी हाँ तो नहीं कर रहे हो इन दोनों की तरह। हाँ तो इन्होंने भी की थी, जब मैंने पूछा तो बताया नहीं। बैठ जाओ बेटा। अब सेंटेंस के मीनिंग के बेस पे 5 टाइप लिखी थी, याद है, हाँ या ना। पहली क्या थी, सिंपल। दूसरी क्या लिखी थी बोर्ड पे, इंटेरोगेटिव। तीसरी क्या लिखी थी, इंपेरेटिव। चौथी क्या लिखी थी, ऑप्टेटिव। और पांचवी क्या लिखी थी, एक्सक्लेमेटरी। अब इन पांचों को 12 बजे तक मैं खत्म कर दूंगी। ध्यान मेरी तरफ रख लेना, जहां समझ ना आए ईमानदारी से मना कर देना, समझ आ जाए तो हाँ कर देना। जरूरी नहीं है कि 12 बजे तक आपने मुझे झेलना ही झेलना है। आपको लगे कि आज के लिए बहुत हो गया तो वहीं पे मुझे रोक देना। आपका 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, मेरा भी 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो वो दिमाग में सेटल होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि 12 तक एडजस्ट करा रखी है, झेलना ही पड़ेगा आज तो। जितना हजम कर पाओ उतना कर लो, उसके बाद कह देना जी बहुत, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और आगे मत कराओ। समझ गए, इतनी ईमानदारी की उम्मीद रख सकती हूं। आ जाओ बोर्ड पे। अब सेंटेंस में सबसे पहले टाइप, बोर्ड पे जोर से बोलेंगे सारे बच्चे, जोर से, फिर से, एक बार और, सेकंड। अगली टाइप पढ़नी है, फिर से, जोर से, चिल्ला के, तीसरी, एक बार और, फिर से, चिल्ला के। जो नहीं बोल रहे वो नौकरी नहीं लगेंगे। अब चाहे तुम इसको अब चाहे तुम इसको बद्दुआ समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टीचर को ईमानदारी से सुन के बोल ही नहीं सकता उसको नौकरी क्यों मिले भाई, ना मिले। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर से, एक बार और, जोर से, चिल्ला के, पांचवा, एक बार और आने दो, जोर से आने दो, नाचते हुए आने दो। नाचते हुए कहा था, फिर भी एक्सक्लेमेटरी। मेरे को, मैं ऐसे हिलनी हूं, तुमसे नहीं ला गया है, जवान हो तुम। बेटा इंग्लिश में मुझे आती है, यही सोच लो कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। काहे बैठे हो फिर यहाँ, मैं ठीक ठाक कमा ही रही हूँ, यही सोच लो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, काहे बैठे हो यहाँ, है ना, क्या पको कुछ भी। हाँ जी, बोर्ड पे आइए। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हो साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव को कहते हो प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव को कहते हो आदेशात्मक या निषेधात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव को कहते हो इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी को कहते हो विस्मयादिबोधक वाक्य। ये पांचों चीजें आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, पर इंग्लिश में स्ट्रक्चर सीखना होता है और बहुत सारा बेसिक्स। तो अब मैं टॉपिक की गहराई में उतर रही हूं, नजरें सबके सामने होनी चाहिए। बच्चे को लगता है कि सिंपल सेंटेंस हर वो सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो। बहुत से बच्चों के मुंह से मैं ये परिभाषा सुन चुकी हूं, मैम फुल स्टॉप है ना तो वो सिंपल है। ये परिभाषा वहीं कट जाती है जब इंपेरेटिव के लास्ट में भी फुल स्टॉप आता।
आपका इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ही खत्म होता है। तो कैसे पता लगाएं सिंपल है या इंपेरेटिव, अगर सिर्फ फुल स्टॉप को याद रखोगे। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं जहां पे सब्जेक्ट हो, एक वर्ब मिल जाए, एक ऑब्जेक्ट मिल जाए, वो कैसा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अब ये तो हमें ऑप्टेटिव में भी मिलता है, ये हमें एक्सक्लेमेटरी में भी मिलता है, और ये हमें इंटेरोगेटिव में भी मिलता है। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये दोनों ऐसी पहचान है जो कहीं ना कहीं धोखा दे सकती हैं। तो अब हमें पक्के तरीके से अगर सिंपल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना ही करना है तो ये दोनों रख लो दिमाग में, पर तीसरी को छाप लो दिमाग में। अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में एग्जामिनर ने कम से कम एक, क्या कम से कम एक फाइनाइट वर्ब लिखी है तो सेंटेंस पक्का सिंपल है। कम से कम एक फाइनाइट वर्ब अगर उसने लिखी है तो सेंटेंस पक्का सिंपल है। अब कम से कम एक फाइनाइट क्या होती है, वर्ब तो मैंने अभी अभी बताया, वर्ब तो अभी अभी बताया, नया शब्द क्या निकला मेरे मुंह से, फाइनाइट। फाइनाइट उस वर्ब को कहते हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल ले। बोलो मेरे साथ साथ, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। फाइनाइट वर्ब उसे कहा गया है जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, और टेंस का मतलब समय होता है, जो अपने आप को सब्जेक्ट या समय के अनुसार बदल ले, उसे इंग्लिश क्या कहती है, फाइनाइट। कैसे, अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो ही के साथ हम कहते हैं गोज टू स्कूल। सुना है ये सेंटेंस, बड़ा बेसिक सेंटेंस बार बार यूज कर रही हूं क्योंकि हर बच्चे ने सुना होता है। अब जैसे ही के साथ वो कहता है दे, तो हम कह रहे होते हैं गो टू। अगर वो कह रहा है शी, तो फिर हमारे मुंह से क्या निकलता है, अगर वो कह रहा है वी, तो फिर हमारे मुंह से क्या निकलता है, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम लिख रहा है तो फिर उसके लिए भी क्या निकलता है। जो बच्चे बोल नहीं रहे उन्हें उबासियां आ रही हैं, 3 ऐसे बच्चे मैं देख चुकी हूं जो उबासी ले रहे हैं, तो उबासी ना लें, दिमाग को जगाएं और इंग्लिश की तरफ लगाएं। मैंने सब्जेक्ट बदला ही से दे, ध्यान से देखो वर्ब पे असर आया। मैंने सब्जेक्ट बदला दे से शी, ध्यान से देखो वर्ब पे असर आया। मैं शी से वी बनाया, फिर वर्ब पे असर, वी से नेहा बनाया, फिर वर्ब पे असर। अब कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे मेरे सामने जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि गोज और गो बदल भी क्यों रहे हैं। आपने तो सीधा बदल दिए, मुझे तो नहीं पता ये क्यों बदल रहे हैं। तो वो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुने, गोज किसी भी वर्ब पे एस लगने का मतलब आपने उसे सिंगुलर एक वचन बना दिया है। उसका एस हटाने का मतलब आपने उसे प्लूरल बहुवचन बना दिया है। तो जब मैं अपने सब्जेक्ट को प्लूरल बहुवचन लिख रही हूं तो मैं वर्ब को भी प्लूरल बहुवचन लिख रही हूं। जब मैं अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर एक वचन लिख रही हूं तो मैं वर्ब को भी सिंगुलर एक वचन लिख रही हूं। क्या हमें बात समझ आई अब की बार, हाँ ना, ईमानदारी से चाहिए। अब शी एक वचन के बहुवचन, इसलिए ऐसी एस वाली वर्ब आ गई। वी एक वचन के बहुवचन, इसलिए बिना एस वाली वर्ब आ गई। अब नेहा एक वचन के बहुवचन, इसलिए फिर से एस वाली वर्ब आ गई। तो अगर हम वर्ब पे एस लगा रहे हैं यानी उसे सिंगुलर बना रहे हैं, अगर हम वर्ब का एस हटा रहे हैं यानी हम उसे प्लूरल बना रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो सब्जेक्ट बदलेंगे तो ज्यादातर वर्ब उसके अनुसार बदलेंगी ही। इसलिए इंग्लिश में ज्यादातर वर्ब क्या होती हैं, फाइनाइट, और इसलिए इंग्लिश में ज्यादातर सेंटेंस भी कैसे होते हैं, सिंपल। समझ में आ रही है मेरी बात, सबको आ रही है, पक्की बात है। अब टेंस के हिसाब से कैसे बदलना मैम, अगर मैं इसको पास्ट करना चाहूं तो मुझे वी वेंट लिखना पड़ेगा, मैं गो तो नहीं लिख सकती। तो अगर मैं टेंस बदल रही हूं तो भी ये वर्ब अपने रूप को बदल रही है, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। यानी कि ये जितने भी सेंटेंस बोर्ड पे है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, यानी अगर किसी ने लिखा है ना ही गोज और आपसे पूछ रहा है किस टाइप का वाक्य है ये, तो आप कहोगे सिंपल सेंटेंस है ये। अब जो बच्चा इस बात को रट के घूम रहा है भाई सिंपल सेंटेंस में ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो वो इसको सिंपल सेंटेंस कहेगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का सिंपल सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक ही बात चाहिए, फाइनाइट वर्ब। और एक बात और बताती हूं मैं तुम्हें, अगर हमसे पूछा गया गो इंग्लिश में कैसा सेंटेंस है, तो जो ज्ञानी बच्चा होगा वो कहेगा सिंपल, और जो ज्ञानी होगा बोलेगा वर्ब है। सेंटेंस थोड़ी है बेवकूफ, डायलॉग और मारेगा। ज्ञानी डायलॉग नहीं मारता, जवाब देता है। ज्ञानी जवाब दे के अपना गुरूर भी दिखाता है, बेवकूफ समझा तूने मुझे। जिसको थोड़ा थोड़ा कम कम आता है वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, और जिसको बहुत ज्यादा आता है उसको दिखाने की कोशिश करनी ही नहीं होती, उसका ज्ञान अपने आप दिखता है। तो जब भी कोई आपके सामने बड़ा बता रहा हो ना कि मैंने ये वो ऐसे वैसे फू फा ठी ठा, तो उसको बताना इसीलिए पड़ रहा है कि वो दिखा नहीं पा रहा है उस चीज। तो आप जब गो कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गो फाइनाइट वर्ब है, बदलती है, और फाइनाइट का ही तो मतलब कैसा सेंटेंस है, सिंपल। और गो अपने आप में सेंटेंस भी तो है। यहां खड़े होके मैं सिर्फ ये बोलू गो, कंप्लीट समझ में आ रहा मैंने क्या कह दिया, चाहे सब्जेक्ट है नहीं है, आगे है पीछे है ऊपर है नीचे है बिल्कुल नहीं है, तो भी हमें समझ में आ रहा है गो का मतलब क्या है। तो ज्यादातर वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होती हैं, और वो सारी कैसी होती हैं, सिंपल सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कौन से दोनों के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लग जाएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल लग जाएगी। दोनों के साथ पूछना क्या चाह रहे हो, दोनों से यहां क्या मतलब है? गो हर सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, हर वर्ब हर सब्जेक्ट के साथ लग सकती है। वर्ब अगर इंग्लिश में है तो वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकती है, बस आपने देखना ही है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। वहां से ये डिसाइड होगा कि एस लगाना है या नहीं। अब एस चाहे लगे चाहे ना लगे, दोनों ही सूरतों में वो फाइनाइट है। समझे कि नहीं समझे? श्योर हो? तो सिंपल सेंटेंस किसे मान लोगे, जिसमें कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। जोर से बोलो कौन सी, फिर से बोलो कौन सी। फाइनाइट वर्ब क्या है, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। अब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वर्ब बदलती कैसे है, सिंगुलर और प्लूरल में। कैसे बदलती है, सिंगुलर और। जब वर्ब सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट कैसा होगा, जब वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट कैसा होगा। सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी जिसपे एस, और प्लूरल कौन सी है जिसपे एस। क्या ये सारी बातें दिमाग में चली गई? श्योर हो? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? पूछूंगी, अब बोलो। आ गया? पक्का? निश्चित? चलो जादू साहब बताओ। साहिल है ना आपका भी नाम? सारी बात दे सिंपल की, जो जो मैंने बताई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का मतलब फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाए। एक बात और बताती हूं मैं, वर्ब को ना रेगुलर इरेगुलर भी कहते हैं। एक तो कहते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट, एक कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब ये रेगुलर इरेगुलर क्या होता है? वर्ब की 3 फॉर्म्स आपने सुनी हो। एक तो कहते हैं गो वेंट गोन, एक कहते हैं कम केम कम, फिर कहेंगे गेट गॉट गॉट। सुना है? तो गेट गॉट गॉट, कुछ बदला इसका अल्फाबेटिकल, कोई चेंज आया बहुत ज्यादा? इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। भाई रेगुलर पैटर्न पे ही चल रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि गो वाले में सेकंड फॉर्म ही क्या बन गई, और फिर क्या हो गया, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा हो गया ना, तो इसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ग्रामर के अंदर इनका कोई काम नहीं होता, कोई इसका यूज नहीं है, कहीं ये परिभाषा काम नहीं आती। पर बहुत से बच्चे, इतनी क्यों बढ़ा दी मेरी आवाज, वैसे ही खूंखार हैं? पर बहुत से बच्चे किताब के अंदर रेगुलर इरेगुलर को पढ़ के कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को बांट रखा है रेगुलर में, और रेगुलर उसे कहते हैं जो सेम पैटर्न पे चल रही है, इरेगुलर उसे कह रहे हैं जो ऊपर नीचे होती दिख रही है। पहली फॉर्म कुछ और है, दूसरी थोड़ी बदल गई, तीसरी थोड़ी और बदल गई। अब टीच में टॉट टॉट चल रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। कैसी है?
रेगुलर। ज्यादातर वर्ब रेगुलर होती हैं, एक आधी एक्सेप्शन होती है जो कैसी होती है, इररेगुलर, या फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कैसी, जो बदल जाए, और नॉन फाइनाइट जो ना बदले। आज हमने कौन सी पढ़ी है, फाइनाइट। क्यों पढ़ी है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस को बनाती है। सिंगुलर प्लूरल का फर्क बताना एक बार। वर्ब सिंगुलर कब होती है, SAS लगे, और प्लूरल कब होती है, जितना सा भी मैंने बताया सारा क्लियर हो गया। अगली सेंटेंस के टाइप ले लूं, जेल लोगे, इंटेरोगेटिव। अगली टाइप क्या पढ़ा रही हूं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव को लेके जो बच्चे का भ्रम है वो ये है कि जो क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटेरोगेटिव है, पढ़ने की क्या जरूरत है इसमें, हमें परिभाषा के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो इंटेरोगेटिव नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूं वाई यू वर हेल्पिंग दैट लेडी, आप उस लेडी की मदद क्यों कर रहे थे, तो एक झलक में बच्चा इसको देख के बता सकता है कि ये कैसा सेंटेंस है। सब सहमत होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को शुरुआत में दिख रहा है वाई और लास्ट में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, तो ये दो चीजें आ गई तो हमने मान लिया कि सेंटेंस कैसा है, पर ये नहीं है। जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। अब ध्यान से देखो, मैं इसे इंटेरोगेटिव बनाऊंगी। मैंने कहा वाई वर यू हेल्पिंग दैट ओल्ड लेडी, सिर्फ लेडी था। वाई वर यू हेल्पिंग दैट लेडी। आप मेरे को ये बताओ ऊपर से नीचे में फर्क क्या है। जब तक ये फर्क नहीं करोगे इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, चाहे WH हो ना हो, क्वेश्चन मार्क हो ना हो। इंटेरोगेटिव सिर्फ तब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, ना कि इंटेरोगेटिव। जो आपके टीचिंग के पेपर होते हैं ना उसमें ये पहचानने आते हैं, और कई बार HSSC में भी आए हुए हैं, VLDA टाइप के पेपर में। उसने इंग्लिश का सेंटेंस लिखा और आपसे पूछा बताओ ये सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, या क्या है। अब जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारे बच्चे को दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, वो फट से इंटेरोगेटिव चुनेगा। प्रेशर, अज्ञानता, दोनों चीजें एक साथ, और लगेगा बड़ा आसान आया था, जबकि आंसर में वो सिंपल मिलेगा, इंटेरोगेटिव मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव तब कंस्ट्रक्शन डेवलप होती है जब हेल्पिंग वर्ब उससे पहले हो। एक साधारण वाक्य से समझे बच्चों, एक तो मैंने लिख दिया आई एम हैप्पी, और एक मैंने लिख दिया एम आई हैप्पी। बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन मार्क सही और कौन सा गलत। सेकंड वाला सही और फर्स्ट वाला, वही जवाब आपको यहां देना चाहिए था कि मैम इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता, सेंटेंस तो सिंपल है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता, सेंटेंस तो सिंपल है। आई एम हैप्पी में बता रहे हो मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी में पूछ रहे हो क्या मैं खुश हूं। अब ये तीनों शब्द सेम है, ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में शब्द का कोई फर्क नहीं, अल्फाबेट का कोई फर्क नहीं, एक ही फर्क है, हेल्पिंग वर्ब बाद में या हेल्पिंग वर्ब पहले। तो आपने अगर कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है तो एकमात्र चीज जो कंफर्म करेगी वो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन। अगर वो सब्जेक्ट के बाद है ना तो कितने भी वाई और क्वेश्चन मार्क लगा लेना, सेंटेंस सिंपल है, वो इंटेरोगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी है, सिर्फ इसी केस में हम उसे क्या कह सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। WH से फर्क क्या पड़ता है। वाई वर यू हेल्पिंग दैट लेडी, क्यों मदद कर रहे थे, वर यू हेल्पिंग दैट लेडी, क्या आप उसकी मदद कर रहे थे। तो WH क्वेश्चन मार्क के लिए थोड़ी आता है, वो सिर्फ क्यों रीजन पूछने के लिए आता है। यहां पे जो वाई है वो रीजन है, ना कि वाई पहचान है कि ये इंटेरोगेटिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहचान एक ही है कि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पहले या बाद में। एक बात समझ में आ गई, ईमानदारी से यहां करो। अगर इंटेरोगेटिव पहचानना है तो क्या चीज सबसे बड़ी देखनी है, हेल्पिंग वर्ब पहले या बाद में। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो सेंटेंस कैसा, और अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो, ये बात सबको समझ आ गई। अभी 10 मिनट बाद पूछूंगी तो बता दोगे, मूर्ति की तरह खड़े तो नहीं हो जाओगे,
कोनी बेरा जी, ये तो नहीं बोलोगे? आओ बोर्ड पे। एक तो सेंटेंस है ये, और एक सेंटेंस है ये। पहले तो ये बताओ कहां से क्वेश्चन मार्क हटाऊं? एक बात सीख ली, क्यों हटाऊं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के। दूसरी बात सीख ली, क्या WH से श्योर हो रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए? तीसरी बात सीख ली। अब चौथी और आखिरी बात, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई हम ये बोलते ही क्यों है हु आर यू क्वेश्चन मार्क, और फिर हम ये बोले, ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हु यू आर है ही क्यों? फिर ये हु आर यू ही क्यों नहीं है? इसको गलत क्यों नहीं कह रहे? इसको सही क्यों कह रहे हैं? फुल स्टॉप के साथ इसे सही क्यों कह रहे हैं? इसे सिंपल सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। सुनो, मुझे लगा ये आसान सेंटेंस है, तुम मीनिंग निकाल लोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको मैं कुछ सिचुएशन दूंगी, पार्टिसिपेट करना है। आप में से कभी भी किसी भी बच्चे के साथ बारिश के सीजन में ऐसा हुआ है कि घर से आप निकले सूखे सूखे और घर में घुसे आप भीगे भीगे? ऑब्वियसली हुआ होगा। कॉमन एग्जांपल लूंगी, सबके साथ हुआ होगा। जब आप भीगे भीगे घर में घुसते हो ना, तो जो भी व्यक्ति, जो जैसे आपकी मम्मी पूरा दिन से अगर घर में है, वो बाहर नहीं निकले, तो उसे नहीं पता बारिश हो रही है, वो आपसे, आपको देख के बोलेगी बारिश हो रही थी क्या, भीगा है? क्या बोल रही है? आप भीगे हुए हैं। वो पूछ नहीं रही हैं, वो अपना डाउट मिटा रही हैं। ये सवाल नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रही हैं? कंफर्म कर रही हैं कि बरसात हो रही थी क्या, भीगा है तू? तो वो पूछ नहीं रही, क्योंकि अगर वो पूछ रही होती तो आंसर भी अपने आप में है, भाई भीगा हूं तो बारिश ही हो रही थी, नदी में डुबकी तो नहीं लगा के आया हूंगा। समझ गए? अब इसी तरीके से अगला सिचुएशन ले लो। आपने कभी भी किसी भी, छोड़ो सिचुएशन लेनी क्या है, बॉलीवुड मूवीज में होता है, बरसाती रात, आंधी तूफान, बारिश, हीरोइन की गाड़ी खराब। तूफान से ऐसे उतरेगी हीरोइन, वो बोनट का ढक्कन खोल के रिपेयर कर रही होगी, साइड में दूसरी गाड़ी आएगी, क्या हुआ, कार खराब होगी? क्या बोलेगा साइड में आके वो बंदा? गाड़ी खराब हो गई क्या? क्या जवाब बनता है? ना भाई, शौक है बोनट खोल के तार जोड़ने का। अंडरस्टूड? अगर रिपेयर कर रही है तो खराब ही हुई होगी। ये सवाल थोड़ी है, कंफर्म कर रहा है। अगर ये सवाल है ना, तो इसमें जवाब भी सामने दिख रहा है कि रिपेयर कर रही है तो खराब ही हुई होगी, इसलिए इन्हें सवाल नहीं माना जाता, क्योंकि इनके अंदर जवाब अपने आप में होता है। तो इन्हें कहते हैं कन्फर्मेशनल सेंटेंसेस, या स्पीकर अपना डाउट मिटा रहा है बस, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत बार तुम पेपर में जानते बूझते हुए क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाता है, फिर अपना माथा पकड़ के, ओ ये मैंने क्या कर दिया, पूछ रहे हो क्या? दिख रहा है क्या कर दिया? अपने आप पे हैरानी दिखा रहे हो, इतना गधा मैं कैसे हो गया कि मैंने ये कर दिया? तो इस क्वेश्चन का मतलब आस्किंग नहीं है, पूछ नहीं रहे हो आप, सिर्फ अपने ऊपर क्या दिखा रहे हो? हैरानी। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हैरानी के लिए, कंफर्म करने के लिए, डाउट मिटाने के लिए आता है, इसलिए ये सही है। और ये स्ट्रक्चर हमेशा सामने वाले से जवाब पूछने के लिए आता है। आप अपने घर में घुसे, आपको कोई नया चेहरा दिखा घर में, तो बोलोगे कौन है भाई तू, यहां पे क्यों हो आप, मेरा घर है ये, तो वहां पूछ रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है। अब हु यू आर कब बोलना पड़ता है? तीन दोस्त इकट्ठे बैठ के 3 घंटे से गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर एक दोस्त दूसरे का रहस्य बता देता है जो तीसरे को नहीं पता होता, और इस बात पे झगड़ा शुरू। ऐसे कैसे तूने मेरी ये बात इसको बता दी, मैंने तुझे बताई थी, सीक्रेट था ये, बेवकूफ। अब वो झगड़ा करते करते मारा कुट्टी में पहुंच जाते हैं वो। अब वो मारा कुट्टी चल रही है, तो तीसरा बेचारा बैठ के यूं थोड़ी देखेगा, सही है लड़ो लड़ो। अगर दोस्त है तो छुड़वाने की कोशिश करेगा, बोलेगा बहुत हो गया भाई, हट जाओ, छोड़ो, रहने दो, यही बोलेगा ना तीसरा। और जो लड़ रहे हैं वो उस तीसरे को, चल हटना, तू है कौन? क्या बोलते हो? चल, है कौन तू? तो वो है नीचे वाला, तुम जानते तो हो पर फिलहाल देखना नहीं चाहते उसे, दफा हो यहां से। तो दैट इज हु यू आर। कोई राह चलता तुम्हें सलाह देने लग जाए, क्या भाई अब तक तू नौकरी नहीं लगा क्या, तू है कौन, चल ना काम कर अपना, तो वो क्या है कौन भाई तू? वो है हु यू। समझ में आया? तो ये हैरानी है, कॉन्फर्मेशन है, और ये इंटेरोगेशन है। समझ में आ गया फर्क? तो स्ट्रक्चर ये भी सही है, स्ट्रक्चर ये भी सही है,
यहां पूछ रहे हो, यहां कंफर्म कर रहे हो, यहां आंसर नहीं पता, यहां पता है, बस मोहर लगवाना चाहते हो कि यही आंसर है। समझ गए बात को? श्योर हैं सारे बच्चे? पक्की बात है? इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी बात क्या थी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जहां भी आ गई ना, किसी चक्कर में मत पड़ना, वो 100% इंटेरोगेटिव है, वो कुछ और होगा ही नहीं, और पक्का क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तुम्हारा एग्जामिनर ऐसे देता है पेपर में, वो लिख देगा वाई यू आर डूइंग इट और लास्ट में लगा देगा क्वेश्चन मार्क। हमारे बच्चे ने कहना भाई क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लिख यू से, ऐसे एरर आएगा तुम्हारे पेपर में। वो लिखेगा वाई यू आर डूइंग इट, तुम्हें कहना है वाई आर यू, एक नंबर आ गया। अगर क्वेश्चन आया तो एक नंबर आ गया तुम्हारा। समझ गए बच्चों? सभी समझ गए? श्योर हैं? यहां पे हम इंटेरोगेटिव को समाप्त करते हैं। अगली टाइप पे चलूं। सिंपल डन, इंटेरोगेटिव डन, शुड आई स्टार्ट इंपेरेटिव? आर यू ऑल श्योर? डेफिनेटली? आ जाओ तो 3-3 बार हाँ करवाती हूं, ताकि आप बाद में ये ना कह सको भाई पूछा ही नहीं, पढ़ाती गई पकाती गई। तो पूछ पूछ के पढ़ा रही हूं, आदत है ये मेरी, ऐसा नहीं है पहली बार कर रही हूं, रोज का काम है मेरा। अब देखो बोर्ड पे ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंस की 2 हिंदी बोली थी मैंने। एक तो मैंने कहा था आदेशात्मक वाक्य, एक मैंने कहा था निषेधात्मक वाक्य। अब इस आदेश को तो इंग्लिश में कह रहे हैं ऑर्डर, और निषेध को इंग्लिश में कह रहे हैं फॉरबिडनेस। निषेध की इंग्लिश क्या होती है? फॉरबिडनेस, मनाही। निषेध को आसान हिंदी में मनाही कहते हैं, किसी काम को करने से रोकना। जैसे तुम्हें कहा जाता है फोन ज्यादा मत चलाओ, झूठ मत बोलो, टाइम मत वेस्ट करो, ये जो ना 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 वाले सेंटेंस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? फॉरबिड। जैसे आपको कहते हैं पढ़ो, करियर बनाओ, दिन में इतने घंटे पढ़ो, ये पेपर दो, ये क्लास लगाओ, ऐसे ये करो, वो क्या है? ऑर्डर। अगर तुमसे बड़ा कह रहा है तो, अगर तुमसे बड़ा कह रहा है तो बराबर का व्यक्ति तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। जो तुम्हारे बराबर या तुमसे छोटा है वो तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। माँ बाप, टीचर या बड़ा भाई बहन चाचा ताऊ काकी, इस तरह के जो लोग हैं वो तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर और फॉरबिडनेस के अलावा इंपेरेटिव दिखाता है एडवाइस और सजेशन। ऑर्डर, फॉरबिड, एडवाइस, सजेशन के अलावा इंपेरेटिव दिखाता है कमांड। हालांकि ऑर्डर और कमांड का भी कंपैरिजन कई बार आपको यूज में आ जाता है। और एक छठी चीज ये दिखाता है रिक्वेस्ट। अब इन 6 के बारे में फटाफट बताऊंगी, ध्यान से मेरी बात सुनना। ऑर्डर का मतलब हम अच्छे से समझते हैं, ये आपका क्या है? ये स्विगी जोमेटो पे क्या प्लेस करते हो? ऑर्डर। किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जा रहे हो, वेटर को क्या प्लेस करोगे? ये वही वाला ही है। हाँ, इसमें एक चीज है जो एरर में काम आती है। एक तो शब्द होता है ऑर्डर और एक होता है ऑर्डर्स। ध्यान से सुनना, बच्चों को लगता है ये उसका प्लूरल है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको क्या लग रहा है कि ऑर्डर शब्द का बहुवचन हो गया, क्या? ऑर्डर्स। पर एक्चुअली में अर्थ ही बदल जाता है। ऑर्डर जो ये वाला होता है, ये होता है वर्बली, आपने किसी को कह दिया भाई ये कर लाओ, ये दे दो, ये हमने कह दिया, जबान से बोल दिया और वो हो गया, वो है ऑर्डर। जिसमें आपने बस ये बताया करना क्या है, वो ऑर्डर है। अगर उसी ऑर्डर को लिख के सरकारी मोहर के साथ भेजा जाए तो वो क्या हो जाता है? ऑर्डर्स। आपके, जब आप सरकारी नौकरी पे होते हो, आपके ट्रांसफर के ऑर्डर्स आते हैं, आपके सस्पेंशन के ऑर्डर्स आते हैं। अभी वो सिक्किम की तरफ का कौन सा आईएएस था, उसको सस्पेंड कर दिया, कल परसों के अखबार में था। किस बात पे? आईएएस डीसी को सस्पेंड कर दिया। किस बात पे? जू में, जू का इंचार्ज था वो, जो उसने अपने नीचे वाले अफसर को बोला, पता नहीं किसको, अल्टीमेट ऑर्डर डीसी के थे, और वो ऑर्डर क्या थे कि शेर का नाम अकबर रखना है और शेरनी का नाम सीता। इस बात पे उसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। अब वो भाई साहब फिलहाल अपना, सस्पेंशन का मतलब समझते हो? सैलरी तो मिल जाती है पर आप नौकरी पे नहीं जाते, आपको साबित करना पड़ता है कि आप गलत नहीं थे, फिर आपको नौकरी वापस मिलती है। नहीं तो सस्पेंशन टर्मिनेशन में भी बदल सकता है, यानी उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है अगर वो अपने आप को जस्टिफाई ना करे, तो वो अपने आप को सही साबित ना कर पाए तो। अब जो उस डीसी के पास लेटर गया ना, भले ही 1 पेज गया हो, भले ही 1 पेज,
फिर भी क्या कहेंगे? ऑर्डर्स। उसे ऑर्डर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक सरकारी कागज है, स्टैंप के साथ आया है। तो जब आप किसी आदेश को लिख के स्टैंप के साथ देते हो वो ऑर्डर्स होता है, चाहे वो एक हो चाहे 100। जैसे जज जो बोलता है वो ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि जज जो बोलता है ना वही लिखा जाता है। देखा आपने जज के नीचे वो लिखता रहता लिखता रहता लिखता। तो जज मुंह से भी बोल रहा है तो वो भी किस में चल रहा है? राइटिंग में चल रहा होता है। तो इसलिए जज के लिए हमेशा क्या बोल, फॉरवर्डनेस की तरफ। क्या हम समझ पा रहे हैं? तो ऑर्डर और ऑर्डर्स का फर्क समझ गए? ऑर्डर वर्बल, ऑर्डर्स रिटर्न। फॉरवर्डनेस क्या हुआ? मनाही, किसी काम को करने से रोकना। अब आ जाओ एडवाइस और सजेशन पे। एडवाइस को हिंदी में कहते हैं सलाह, बोलो। सजेशन को हिंदी में कहते हैं सुझाव, बोलो। सलाह देता है या तो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो या व्यक्ति आपसे अनुभव में बड़ा हो। या तो बोलने वाले की उम्र तुमसे ज्यादा है तो वो तुम्हें सलाह दे सकता है, या उसका अनुभव तुमसे ज्यादा है तो भी वो तुम्हें सलाह दे सकता है। सजेशन तब लगाना है जब या तो कहने वाला तुम्हारे बराबर है या तुमसे छोटा है। जैसे तुम अपने दोस्तों से जो राय मांगते हो ना, वो सजेशन होती है, क्योंकि ना तो तुम्हारे दोस्त की उम्र ज्यादा है फिलहाल और ना उसका अनुभव ज्यादा है। पापा आपको कुछ कह रहे हैं वो एडवाइस है, उनके पास उम्र भी है अनुभव भी है। समझ गए हम बात को? दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, चाहे उम्र है तो भी सलाह और चाहे अनुभव है तो भी सलाह। मतलब अभी एक 21 साल का बच्चा आईपीएस लगा है, कितने साल का? 21। अब वो चाहे 40 साल के कांस्टेबल को बोले, वो उसको सलाह देगा ना कि सजेशन। क्यों? वो आईपीएस इसलिए लगा है कि उसके पास पढ़ाई का और चीजों का अनुभव उससे ज्यादा है। अगर वो उस बात से रिलेटेड कुछ भी उसे समझा रहा है तो वो क्या है? एडवाइस। अब एक 40 साल का कांस्टेबल उस 21 साल के आईपीएस को अगर जीवन के बारे में कुछ समझा रहा है तो वो कांस्टेबल उसे सलाह दे रहा है, क्योंकि उसके पास जीवन का अनुभव नहीं है। पढ़ाई करके ज्ञान लेके वो उस पद पे बैठा है, लाइफ को तो जिया उसी ने। तो आपको अपने इंग्लिश के सेंटेंस में कहते बोलते सुनते हुए ये पता लगाना होता है कि क्या कहने वाले के पास उम्र है, क्या कहने वाले के पास अनुभव है। चाहे उम्र है चाहे अनुभव, बार बार चाहे या बोल रही हूं, यानी दोनों में से कोई एक भी है तो वो व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? सलाह। बाकी कुछ भी कहोगे, आपसे छोटा आपको कुछ कह रहा है, आपके बराबर का आपको कुछ कह रहा है, तो वो सब क्या है? सजेशंस हैं। समझ पाए हम बात को? एसएससी के अंदर एक पोस्ट आती है जिसकी लास्ट उम्र 26 साल होती है, फाइनेंशियल एडवाइजर की। कुछ कैटेगरीज के लिए 30 साल होती है। अब उसमें क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर सरकारी कंपनी को सलाह देता है, वो फाइनेंस की एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हो गए कि भाई सरकार इस पॉलिसी में इतना लगाए, जनता को ऐसे इन्वेस्ट करे तो ऐसे रिटर्न आके सरकार को इतना बच जाएगा। वो ये पोस्ट होती है जो सरकार के नुमाइंदों को, डीसी को, एसपी को सलाह देता है, वो एसएससी के थ्रू लग के जाता है। अब वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र का हो सकता है। अब वो किसी 50 साल के व्यक्ति को फाइनेंस के बारे में कुछ कह रहा है ना, तो वो क्या दे रहा है? चाहे वो खुद 26 का है, चाहे सुनने वाला 50 का है, पर फाइनेंस का लेन देन उसको ज्यादा पता है। 12 बजे तक है ना मेरा टाइम? अच्छा आप साइन, ठीक है, मुझे लगा क्लास के लिए निकाल रहे हो, अभी तो टाइम रह रहा है। तो ये एडवाइस और सजेशन हो गई। नहीं भाई, जायदाद के पेपर नहीं है, सारे कागज अकाउंट्स वगैरह मेरे नाम पे ना, इसलिए साइन होते हैं। आ जाओ वापस। ऑर्डर, फॉरवर्डनेस, एडवाइस, सजेशन, चारों क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कमांड और रिक्वेस्ट। वैसे तो ना ऑर्डर का कंपैरिजन किससे चलता है? ऑर्डर का मतलब है आपने ये बताया करना क्या है,
और कमांड का मतलब है आपने ये भी बताया करना कैसे है। जब किसी काम में व्हाट टू डू बोला जाए वो ऑर्डर है, और हाउ टू डू बोला जाए तो कमांड है। आर्मी में हाउ टू डू होता है, व्हाट नहीं बोलते उन्हें, उन्हें क्या बोलते हैं, हाउ। वो मार्च भी कर रहे हैं ना, मार्च यानी सीधे खड़े रहना है कि बंदूक यहां पकड़नी है कि पैर को इसको मारना है या पैर ये उसको क्या मिलती है साथ के साथ, कमांड मिलती है। जैसा कमांडर बोलेगा उसे वैसा ही बिहेव करना है, वो मन मर्जी से नहीं चल सकता। अभी हमारा अक्षय नाम का बच्चा एनडीए में लगा था, व्हाट ही सेड कि हम सारे थे जूनियर और हमसे पहले वाला जो बैच था वो खाना खा रहा था। अब तुम्हारी उम्र के बच्चे की जब क्लास छुटती है तो ऐसे बैग उठाया ही हा हु करते हुए ग्रुप में हम चलते हैं, झूमते भी करते। अब हम झूमते बिखरते हुए ना उनके बराबर से गुजर गए, हमारे पूरे बैच को सजा मिली 24 घंटे तक गन यूं लेके मैदान में दौड़ने की। कितने घंटे, एक दो नहीं, 2.5 घंटे भी नहीं, कितने, 24 घंटे तक लगातार दोनों हाथों में बंदूक पकड़ के मैदान के चक्कर लगाने हैं। क्यों, क्योंकि तुम अपने सीनियर के पास से गुजरे और तुमने मार्चिंग वाली बॉडी को यूज नहीं किया। तुम ऐसे ढीले ढाले होके कैसे निकल गए, तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं गया, हम वहां बैठे हैं। आर्मी में ये लेवल की सख्ती होती है, इसलिए वहां पे हमेशा कमांड है, हमेशा ही कमांड है, क्योंकि जैसा बिहेवियर दे दिया वैसा ही बिहेव करना है। अब वो बहस भी नहीं कर सकते वहां, तुम समझते हो, दिल्ली पुलिस की बेसिक सी ट्रेनिंग के अंदर भी आप बहस नहीं कर सकते। आप सही हो आप गलत हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कह दिया तुम्हें करना है, तुम नहीं कर सकते दफा हो जाओ, 1 मिनट में उठा के बाहर। तो ये लेवल की सख्ती, जब आपको क्या की छूट ही नहीं है, आपको करना है कैसे और बिल्कुल वैसे ही करना है, तो वो क्या है, कमांड। समझ गए, ऑर्डर में क्या और कमांड में कैसे। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, प्लीज या काइंडली देखते ही रिक्वेस्ट है। हालांकि ऐसा रूल है इंग्लिश में कि प्लीज वर्बल और काइंडली रिटन, पर क्योंकि हमें लिखित में पेपर देना है तो हमें इस चीज का एरर कभी नहीं आया। पहले कभी आता था, अब नहीं आती ये चीज। ज्ञान के लिए बस पता होना चाहिए भाई, प्लीज है बोल के रिक्वेस्ट और काइंडली है लिख के रिक्वेस्ट। इसलिए जब भी एप्लीकेशन लिखते हो ना उसमें काइंडली लिखवाते हैं स्कूल के टीचर, जबकि व्हाट्सएप पे जो तुम छापते हो वो प्लीज होता है, वहां कभी काइंडली यूज ही नहीं किया। काइंडली यूज भी कर लो, अगले को समझ नहीं आएगा क्या कह रहा है भाई, सीधी भाषा में बोलो, व्हाट्सएप वाली भाषा में बोलो। तो वहां क्या चलता है, प्लीज। ऑफिशियली कुछ भी लिखोगे ना, लेटर पत्र कुछ भी, आप हरियाणा में क्लर्क भी लग गए तो भी आपको एप्लीकेशन लिखनी तो आनी चाहिए, नहीं तो बॉस जो आपके ऊपर का सीनियर होता है इतनी बुरी तरह आपको लताड़ता है। ये जो बच्चे हैं ना जी जीडी के बाद इंग्लिश पढ़ूंगा, इन्हें ये नहीं पता तो छोटी से छोटी नौकरी भी करेगा ना, उसमें एक नॉर्मल लेटर भी तूने अंग्रेजी का गलत लिख दिया, ऐसी बेइज्जती करेंगे रात तक फील होती रहेगी, क्या कह दिया क्या कह दिया। एक बच्चा है, मतलब ये सारे बच्चों के एक्सपीरियंस हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बच्चे ने इंग्लिश नहीं सीखी, वो कांस्टेबल लग गया हरियाणा पुलिस में। कांस्टेबल के बाद उसका हरियाणा में क्लर्क का पेपर पास हो गया, तब भी उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, लेकिन क्लर्क का पेपर निकल गया, वो लग गया। अब वो फिलहाल हरियाणा में क्लर्क के पद पे है और वो अब यूपीएससी एसीएस इन चीजों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया ये इतनी छोटी नौकरी है, रोज बेइज्जती होती है, कम पढ़ा लिखा आके धमका के चला जाता है, पब्लिक डीलिंग अलग से होती है, निरे कागज काले करने पड़ते हैं, इज्जत कोई मिलती नहीं। ये सारे उसने दुख देख लिए, अब वो क्या लगना चाह रहा है, अफसर। कितना छोटा भी अफसर लगोगे ना, क्या आनी चाहिए, इंग्लिश। उसने क्लर्की में पत्र गलत लिख दिया और वो उसने आगे मेल कर दिया, उसकी पेशी लग गई ऑफिस में, भाई तू क्लर्क है, तेरे को ये इंग्लिश की ये लाइन ढंग से लिखनी नहीं आती, पेपर कैसे पास हो गया तेरा, धमकाया उसको ऑफिस में बुला के। अब वो बच्चे का काम चल गया, नौकरी लेने तक तो बिना इंग्लिश के चल गया, अब आगे फिर क्या चाहिए, फिर इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश आज के टाइम पे ऐसी चीज है, तुम खुशनुमा एहसास ले सकते हो 2 दिन 4 दिन 5 महीने 10 महीने 2 साल, कभी ना कभी आपको सीखनी ही पड़ती है। काम नहीं चलेगा, सरकारी नौकरी कर लो तो नहीं चलना, प्राइवेट कर लो तो नहीं चलना। कहने की बात है चल जाएगा, अपने मरोड़ में चल जाएगा, बोलने जाने दे, सपने हैं ये। जब वाकई में नौकरी करोगे ना तो रोज पता लगेगा, ये गलती कर दी, यूं डांट पड़ेगी, ऐसा हो गया, वो मैसेज नहीं आया, मेल चेक करनी नहीं आई, छोटी छोटी चीजें नहीं आती होती बच्चों को, मेल पढ़ के समझनी नहीं आती जिसकी इंग्लिश खराब होती है। और सारा काम कहाँ चलता है, थ्रू मेल्स चलता है। मेल नहीं समझ सकता बच्चा, मेल को ओपन करके पढ़ के समझ नहीं सकता। कौन, जिसने इंग्लिश को कभी देखा सुना पढ़ा और टाइम ही नहीं दिया, कैसे समझ आ जाएगी।
पैसेज नहीं समझ आते तुम्हें तो ईमेल एक तरह का पैसेज ही तो है, और क्या उसमें समझना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेल आई है वो डिपार्टमेंट से, तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें समझनी है, आगे डिलीवर करनी है। सपोज तुमने नहीं पढ़ी, किसी से पूछ लूंगा जी, कितनी बार पूछोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, और बताने वाला कितनी बार बता देगा? एक बार, दो बार। कभी तो खुद पढ़नी सीखनी पड़ेगी, कभी तो खुद भेजनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी तो नौकरी है, नौकर हो, सुननी पड़ेगी, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समझ गए बात को? अब वापस आ जाते हैं। तो हमें नहीं, हमें आते रिक्वेस्ट में, रिटर्न में क्या यूज करना है? काइंडली। वहां ये बातें काम आती हैं, वहां लिख दोगे ना प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई ऑफिस, तो लेटर नहीं आएगा, तुम वहां जाओगे, भाई प्लीज लिखते हैं, इतना भी नहीं पता, सिक लीव में सिखा देता स्कूल का टीचर की काइंडली लिखते हैं। अब ये व्हाट्सएप वाले प्लीज के चक्कर में हम वहां भी क्या छाप रहे हैं? प्लीज छाप रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां वहां काम आती हैं। तो वर्बल प्लीज होता है और रिटर्न में काइंडली। इनमें से कुछ भी आ गया तो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव। किन में से? पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब सुनो शॉर्टकट, ये था ज्ञान। अब इसको पहचानने का सीधा तरीका, जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव होगा, और इंपेरेटिव के साथ कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट ना हो। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट गायब है तो वो पक्का इंपेरेटिव है। जितने भी इंपेरेटिव के एग्जाम्पल तुमने बचपन से सुने हैं याद कर लो, चाहे वो सिट डाउन था, चाहे वो स्टैंड अप था, चाहे वो गेट आउट था, चाहे वो क्लोज द डोर था, चाहे वो ओपन द विंडो था, चाहे वो शट योर माउथ था, सब में से सब्जेक्ट गायब था। कभी नहीं कहा गया यू सिट डाउन, यू गेट आउट, यू ओपन द डोर, यू कम इन, यू गो आउट, सॉरी, कहीं पे भी यू नहीं लगाता। ऐसा मान लेते हैं कि यू ही है। अगर हम बोल रहे हैं तो सुनने वाला यू ही है, ऐसा मान लेते हैं, इसलिए लिखते नहीं है। और जब लिखेंगे नहीं तो सब्जेक्ट सेंटेंस से दिखेगा गायब, और जब सब्जेक्ट गायब दिखेगा तो सेंटेंस कैसा? इंपेरेटिव। एक छोटी सी बात और, बोर्ड पे देखना, एक तो मैं कहूं, छोटा नहीं कैपिटल लिखना चाहिए, यू गेट आउट, ध्यान से सुन लेना, और एक मैं कहूं सिर्फ गेट आउट। ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल है, नीचे वाला इंपेरेटिव। ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल है, नीचे वाला इंपेरेटिव। मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूं, अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट दे दिया जाए तो वो सिंपल बन जाता है। अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट दे दिया जाए तो वो सिंपल बन जाता है। अब सिंपल सेंटेंस कौन होते हैं? फाइनाइट वर्ब वाले, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यू के साथ गेट है, ही के साथ क्या लगाओगे? दिख गई फाइनाइट वर्ब। इस वजह से ये कैसा है? सिंपल है। ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, फुल स्टॉप इसमें भी है और नीचे वाले में भी है। मैं आपको दिखा रही हूं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप उतना काम नहीं आएंगे जितना फाइनाइट वर्ब काम आएगी। तो इंपेरेटिव भी फुल स्टॉप से खत्म होता है और सिंपल भी। एक सीधा सा शॉर्टकट ये जरूर बना सकते हो, भाई सब्जेक्ट है तो सिंपल, सब्जेक्ट नहीं है तो, क्योंकि इंपेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट आता ही नहीं है, और सब्जेक्ट आ गया तो वो सिंपल में बदल जाएगा। समझ गए? श्योर है? पक्की बात? पीछे से तीसरा बेंच, कोने वाली बच्ची। हाँ बेटा, इंपेरेटिव के बारे में जितना भी मैंने बोला है सारा बताना। दोबारा से बताओ। ठीक है, और ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में, ठीक है। और क्या क्या बताया मैंने? शॉर्टकट क्या बताया अभी अभी लास्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, यही 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 सोचो क्या था। नीचे वालों चुप हो जाओ, पर्चियां मत फेंको। फोन जब्त हो जाएगा फिर। और अरे अभी तो बताया बेटा, सब्जेक्ट
नहीं होता। और सब्जेक्ट लग जाए तो क्या बन जाएगा ये? नीचे वाले फालतू बोल रहे हैं, बैठ जाओ। इनके पीछे जो बच्ची बैठी है, बिहाइंड, बैकग्राउंड में नहीं। नहीं है। इंग्लिश में बैकग्राउंड का सेंस अलग होता है। आपका क्या नाम है बेटा? आप मुझे सिंपल और इंटेरोगेटिव का सबसे बड़ा फर्क मैंने क्या बताया है वो बता दो। किसमें? इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में आती है। शाबाश, बैठ जाओ। जादू का पड़ोसी, क्या नाम है बेटा? हर्ष। जादू को कैसे जानता है? इसके साथ क्यों बैठा है? दोबारा तो नहीं बैठेगा? देख, देख जादू, दिन दहाड़े बेइज्जती। हम्म। कह रहा है धोखे से बैठ गया, दोबारा कभी नहीं बैठूंगा। क्या करा तूने इसके साथ? पेन चुबोया इसको? मुझे ये लग रहा था कम से कम आप उसके मुंह पे तो उसकी तारीफ कर दोगे। मैं, नहीं जी, दोस्त है मेरा, बैठा हूँ जी, कोई बात नहीं जी, भाई बंधु प्राणी। बैठो, मैंने आपसे पूछना ही नहीं था, चश्मे वाले बच्चे से पूछना था। नाम क्या है बेटा? सुमित, कितने बज रहे हैं फिलहाल घड़ी में? पहले उधर देखा है? उधर समझ नहीं आया? इधर देखा है? अपने को हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। परोस के कहा मिल रहा है? काहे पता लगाऊं 3 मिनट के 5 मिनट, ये सीधा कैलकुलेट करके दे तो रही है ना? यही हुआ ना, इसीलिए आपकी नजरें इधर से उधर गई। सुमित, इंपेरेटिव में एडवाइस और सजेशन में मैंने क्या फर्क बताया? किसे हम एडवाइस कह रहे हैं और किसे सजेशन? हाँ। सिर्फ बड़ा होगा या कुछ और भी बताया था? आईपीएस और कांस्टेबल याद रह गया, मेन बात याद नहीं रही। सजेशन फ्रेंड दे सकता है। शाबाश। पहले आपने उम्र बोला था, अब आपने एक्सपीरियंस भी बोल दिया। दोनों में से कोई एक चीज है तो एडवाइस, नहीं है तो सजेशन। आप 12th में फेल हो गए, आपका भाई 8th क्लास में है, पापा आपको डांटने लग रहे हैं, और पापा के जाने के बाद छोटा भाई कह रहा है भैया पढ़ लिया करो ना, डांट खाते रहते हो। तो ये छोटे भाई ने जो कहा, ये इंपेरेटिव में से क्या है? सजेशन है, क्योंकि ना तो उसके पास उम्र है, ना उसके पास अनुभव है। बैठ जाओ। और हम पूछ लेते हैं। पहले बेंच पे बीच वाली बच्ची। पूरी क्लास आपने एकदम सीरियस होके लगाई है, अभी भी आप मुझे एकदम सीरियस होके घूर रहे थे, यानी आपको सारा बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। होता है ना सीरियस चेहरे, यानी बड़ा सिंसियर बच्चा है। खी करने वालों को तो लोग पागल समझते हैं, काम कहाँ हंससे जा है। ऐसे ही तो हरियाणवी कल्चर में ऐसे ही तो जज करते हैं। तो सीरियस बच्चा, चश्मे वाला बच्चा, पढ़ाकू बच्चा, है ना? चश्मा तो नहीं है आपको, या चश्मा भी है? फिर तो डबल सीरियस हो जाते हैं आप, है ना? क्या नाम है? रितु। कौन से गांव से हो? ये रितु नाम के बच्चे के साथ मैं बड़े मजे ले जाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है। मेरी छोटी बहन का नाम भी रितु है, मैं उसको भी बड़ा तंग करती हूँ। मौसमी नाम मतलब? इतनी गहरी रीजनिंग लगाता है कई बार, तो ये वो मौसमी नाम सीजनल, तो ये बरसात से इसको कनेक्ट कर रहा है फिलहाल, है ना? रितु, आप मुझे बताओगे सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब बदलती क्यों है? कैसे बदलती है फाइनाइट? फाइनाइट का बदलाव पता कैसे लगे कि यहां बदलेगी या नहीं? सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से। नीचे से सुन लिया? सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, पर आंसर ये था नहीं। मैं ये कह रही हूं बदलती कैसे है, कैसे पता लगता है बदलेगी? क्या क्या चीज बताती है कि यहाँ ये आएगी और यहाँ ये आएगी? नहीं पता? बेटा सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से।
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगती है मैम, प्लूरल होने पे प्लूरल इसलिए बदल जाती है, ऐसी एस लगे तो सिंगुलर हो जाती है, हट जाए तो प्लूरल हो जाती है। कुछ ऐसा पूछा था जो मैंने नहीं पढ़ाया? पढ़ाया हुआ पूछा था ना, तो मेरी बात समझ नहीं आई थी या आता नहीं था? बड़ा शर्माते हो। बताओ ना, जल्दी निपटाओ काम, जाना है मैंने, 12 बज गए, मेरी क्लास है ऊपर। समझ आ गया था? बोलने से डर रहे हो बस, बैठ जाओ। अगर तुम बेसिक ग्रामर ठीक से सीख लो ना, आगे तुम्हारे बच्चों की भी इंग्लिश की ट्यूशन की फीस बचा रही हूं मैं। नहीं तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, पापा पापा ये बताना कैसे होता है। क्या हुआ, मेरे को नहीं आती इंग्लिश, दफा हो यहां से। है? मम्मी मम्मी ये बताना कैसे होता है, क्या बोलोगे? रोटी सेको तो नहीं पढ़ाऊं, दफा उड़ता है। उनको ये जवाब दोगे, ये थोड़ी कहोगे मुझे इंग्लिश आती नहीं बेटा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मेरी नेहा मैम मर गई होंगी शायद अब तक, तो उन्होंने कहा तो बहुत। अब मैं उनके पास भी तुझे भेज नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे पता नहीं मैं कहाँ होंगी, है ना। कल मिलते हैं भाई, खुश रहना, बाय बाय सभी को, फ्रेंचाइजी ऐप कोसली गोहाना सबको बाय।